अफरा तफरी मच जाती है सबसे पहली बात। और बिल्कुल सही बात बोली आपने कि जो टेस्टर्स होते अभी डेवलपर्स होते हैं, डेवलपर्स लेट से टीम में अगर टीम है, 15 टिकट्स आ गए तो उनको तीन तीन करके वो कर दिया गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। बट जो टेस्टर होता है ना, मतलब मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, टेस्टर का रोल एक प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा क्रिटिकल होता है। क्योंकि अगर सब कुछ चल रहा है तो वाह वाही डेवलपर को मिल रही है कि वाह 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 बहुत अच्छा डेवलप हुआ, ठीक है। और अगर कुछ भी फट गया तो सबसे पहली जो उंगली उठती है वो टेस्टर पे उठती है कि भाई ये टेस्ट किसने किया था, ये टेस्ट हुआ था या नहीं हुआ था, ये फट कैसे गया जा करके। 90 डेज के नोटिस पीरियड को किस तरीके से एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज किया जा सकता है। वो बात सही है कि आप खुद से भी सीखते हो चीजें, बट अगर आप दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना सीख जाओगे, दूसरों के फेलियर से सीखना सीख जाओगे, तो आप बहुत आगे जाओगे और आप जल्दी आगे जाओगे। तो हम लोगों ने शुरू में मतलब जैसे ही सेल्सफोर्स, अब पेटीएम जैसी बड़ी कंपनी थी, उनके पास बहुत सारे केसेस आते थे। मतलब आप ये समझ लो डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे एक दिन में हम्म, करीब 1 लाख 1 लाख 20 हजार केसेस बनते थे। तो हम्म, इतने ज्यादा केसेस की राउटिंग हैंडल कर पाना, तो हम लोगों को पीछे से पूरा मॉनिटर करना पड़ता था। तो 14-15 घंटे तो कहीं गए ही नहीं है। मतलब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का माहौल ही अलग होता है। ठीक है, एग्जैक्टली। आपको किसी और क्लाइंट के लिए आप नहीं कर रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो। और आप अगर करोगे तो आपको विजिबिलिटी मिलेगी, आपको अप्रिशिएशन मिलेगा, गलत होगा तो भी आपके वहां पे कोई आपका क्रेडिट खाने नहीं आने वाला। क्योंकि उस कोर्स ने मेरे बेसिक्स बहुत अच्छे क्लियर कर दिए। और मेरा शुरू से ये फंडा रहा है कि जब भी कोई टॉपिक पकड़ो तो सेल्स फोर्स की जो ऑफिशियल गाइड है उसको फॉलो करो। तो मैं नोट्स बना करके करता था, वो बहुत हेल्प करता था। तो ऐसे करके मैंने इंटरव्यू आईबीएम में दिए। Hi Mohit, first of all, a very warm welcome to my channel that is Sales for Testing. How are you? आई एम रियली गुड, हाउ आर यू डूइंग टुडे? I am also very fine. Thanks for asking. And आज के पॉडकास्ट की बात करें तो एक ऐसे पर्सन को हम होस्ट करने का मुझे बहुत एक मैं कह सकता हूँ कि आई एम वेरी ब्लेस्ड इनफ कि मेरे को होस्ट करने का एक अपॉर्चुनिटी मिली है। जब भी हम सिनेरियोस की बात करते हैं और फ्री में कंटेंट की बात करते हैं और एजुकेशन में खासकर सेल्स फोर्स को उस पॉइंट पे लेके जाने की बात करते हैं जहां पर अभी तक शायद कोई नहीं पहुंच पाया है, ट्रेल हेड के बियॉन्ड में बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट मोहित त्रिपाठी, जो खुद का एक अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, जिसमें वो रोज कुछ ना कुछ नया इस तरीके से इनपुट करते हैं कि आज इस ट्रिगर में आपको अगर ये सिनेरियो तो इसका आंसर ये होना चाहिए। एंड ऑल भी बहुत सारी चीजें हैं जो उनके बारे में है, बट स्टिल आज के टॉपिक पे अगर मैं आऊं तो आज का टॉपिक बहुत क्लियर है अगर हमारे सामने कि अपने करियर को तुम किस तरीके से रिसेशन प्रूफ कर सकते हो अगर आप सेल्स फोर्स की दुनिया में हो। सो इन दिस पॉडकास्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दोज थिंग्स जो इस पॉइंट को करने के लिए या इस टॉपिक को पिक करने के लिए बहुत जरूरी है। तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जंप नहीं करूंगा, मैं चाहता हूं कि मोहित सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को दे दे ताकि उनको एक बेटर इंसाइट दे। सो ओवर टू यू नाउ। थैंक यू गंधर। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी थैंक यू। एंड सी हम लोगों ने अपना पहला डिस्कशन आई थिंक कपल ऑफ मंथ्स अगो किया था कि यस। ऐसा कुछ करते हैं हम लोग कम्युनिटी के लिए। देन माय चैनल इज रिलेटिवली वेरी न्यू, बहुत ज्यादा बड़ा चैनल नहीं है, बट कोशिश ये रहती है कि सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करी जाए और सिर्फ टॉपिक्स के बारे में बात करी जाए, जिससे कि नए लोगों को हेल्प मिले। और जो एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं, एग्जिस्टिंग लोग हैं जो सेल्सफोर्स इंडस्ट्री में ऑलरेडी हैं और स्विच करना चाहते हैं अपनी जॉब, उनको इंटरव्यू से रिलेटेड टॉपिक्स मिले। क्योंकि जब मैं ये चैनल बनाने की सोच रहा था तो मैंने ये सोचा कि ऑलरेडी बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं हमारे, जिन्होंने बहुत अच्छे से सारी चीजें पढ़ाई हुई हैं। और मैं खुद उनकी हेल्प लेता हूँ। जब मैं खुद इंटरव्यू देता था तो मैं वही गूगल करते हैं जो हम लोग शुरू में कि टॉप 10 LWC क्वेश्चन और ऐसे वैसे। तो कंटेंट बहुत ज्यादा था और पढ़ाने वाले लोग बहुत ज्यादा थे, बट इंटरव्यू स्पेसिफिक चीजें बहुत कम थी। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम जब इंटरव्यू देते हैं ना तो कंपनी वो इंटरव्यू देने का तरीका चेंज होता है। हर एक कंपनी का डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न होता है। तो मेरा जो एम था इस चैनल को बनाने का वो ये था कि लोगों को कंपनी स्पेसिफिक कंटेंट भी मिले, साथ साथ टॉपिक स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी मिले। ये एम के साथ ये चैनल शुरू हुआ था बहुत ही छोटे से इनिशिएटिव के साथ, और अभी भी चल रहा है। अभी भी हम लोगों ने मतलब रिसेंटली हम लोगों ने एक इंटरव्यू प्रिपरेशन बैच भी लॉन्च किया था, जिसमें बहुत सारे ऑल ओवर इंडिया से और इंडिया के बाहर से भी लोग आए जिन्होंने ज्वाइन किया है। जो लोग एवरी मॉर्निंग ज्वाइन करते हैं और हम लोग हर दिन एक टॉपिक पिक करते हैं और उस टॉपिक पे हम लोग जितने भी इंटरव्यू क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब इजी, डिफिकल्ट, इंटरमीडिएट, सिनेरियो, थ्योरेटिकल, ओके। कुछ भी क्वेश्चन जो बन सकते हैं हम लोग वो कवर करते हैं। और उस टॉपिक को शुरू से लेकर के आखिरी तक पकड़ करके खत्म करते हैं, ताकि कोई भी बंदा अगर वो रिकॉर्डिंग देखे तो उसको ये पता चले हाँ ठीक है, मैंने अगर लेट से आज एसिंक्रोनस एपिक्स पढ़ा है तो इसमें जो भी ओके। क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे कवर्ड हैं। तो
ये हम लोगों ने अपने सेशन में स्टार्ट किया है, और धीरे धीरे वो रिकॉर्डिंग्स भी यूट्यूब पे सारी अवेलेबल हो जाएंगी। और मैंने शॉर्ट्स बनाने भी शुरू किए थे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि शॉर्ट से आपको बहुत अच्छी रीच हम्म, मिलती है, और आप एक मतलब मेरा एम ये था कि मैं पर डे एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन लेकर के आऊंगा सबके लिए, सो दैट कि मतलब लोगों को भी ये रहेगा कि हाँ एवरी डे मुझे कुछ ना कुछ सिनेरियो मिलने वाला है यहाँ से। तो ओके। इस तरह से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस और डिफिकल्ट जो इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि जब हम सीखते हैं ट्रेलेट से तो सबसे होता है कि बहुत सी इजी सिनेरियोज होते हैं, और हमें ना वो, क्योंकि वो सिखाने का पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि हमें इजी चीजें सिखानी है और उसके बाद लोगों को समझ में आनी चाहिए। बट जब हम इंटरव्यूज देते हैं तो वहां पे वो चीजें ट्रिकी हो जाती हैं। तो जो ओके। नए लोग होते हैं वो थोड़े से डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार ट्रेलेट पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, बट इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहे। तो मेन एम यही था, उसी के साथ ये स्टार्ट हुआ। सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूँ। ओके। आई एम मोहित त्रिपाठी, आई एम सेल्सफोर्स डेवलपर एट कोर्सेरा, and Coursera is a product-based company just like Udemy and other learning platform. ओके। Coursera also promotes a lot of educational content and mostly focused on universities and industry partners. And I've been working in Coursera from last year. I joined Coursera around August 2022. So ओके। अभी एक साल भी नहीं हुआ है, हम्म, बट आई एम रियली एंजॉइंग माय जर्नी हियर। हम लोग की एक छोटी सी टीम है जो कि 3 सेल्सफोर्स डिफरेंट ऑर्ग्स देखती है, और बहुत अच्छे से काम होता है यहाँ पर। एंड आई स्टार्टेड माय जर्नी फ्रॉम पेटीएम, वन ऑफ द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी इन इंडिया, ओके। बैक इन 2014। जब भी पेटीएम में करीब अराउंड 600 एम्प्लॉयज होते थे, हम लोगों ने तब से शुरू किया था पेटीएम हम्म, में। एंड शुरू शुरू के एक साल में तो कुछ खास काम नहीं हुआ था। वो लोग जेंडेस्क यूज करते थे फॉर द देयर सीआरएम पर्पस एंड कस्टमर सपोर्ट, एंड दे वर इन प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग समथिंग फॉर द फॉर देयर सर्विस क्लाउड. ओके। So Microsoft Dynamics and Salesforce were the two contenders, and at the end they went ahead with the Salesforce. Then my manager told me that there is something called Salesforce. Would you like to join? एंड आई वाज लाइक नो, मुझे सेल्स तो करना ही नहीं है। जैसा हम लोगों का सबका नॉर्मल होता है, सेल्स नहीं करना है मुझे सर, मैं तो इंजीनियर हूँ, मुझे तो आप जावा का प्रोजेक्ट दे दो। तो वो बोला कि नहीं ये अच्छा है, ये मतलब सेल्स नहीं है, सेल्स क्लाउड करके सीआरएम है जो एपेक्स पे बेस्ड है, और जावा की तुम्हारी जो भी नॉलेज है वो यहाँ पे यूज हो जाएगी। ओके। ऐसे करके हम लोगों ने स्टार्ट किया। शुरू के एक साल सिर्फ एडमिन का ही काम मिला। एडमिन का काम में भी बहुत हल्का एडमिन का काम, लाइक यूजर क्रिएशन, क्यू क्रिएशन, परमिशन सेट क्रिएशन, प्रोफाइल असाइन कर दो यूजर को, मतलब बहुत ही बेसिक, सो दैट कि मुझे प्लेटफॉर्म से मैं कंफर्टेबल हो जाऊं, क्योंकि जो शुरू का साल था वहाँ पे सेल्सफोर्स बेस से बना था, तो थर्ड पार्टी ने इम्प्लीमेंट किया हुआ था। ओके। एक साल में हम लोग लगभग लगभग सीख गए कि हाँ ठीक है क्या होता है। देन हम लोगों ने वो इम्प्लीमेंटेशन देखा जो कि बिल्कुल कचरा था। फिर हम लोगों ने उसको अच्छा करने की कोशिश करी, तो ऐसे करते करते अराउंड 3.5 ईयर मैंने स्पेंड करे वहाँ पे। अराउंड 2017 जून जुलाई आई लेफ्ट, बिकॉज वहाँ पे काफी स्टेबल हो गया था सब कुछ, और चीजें बिल्कुल स्मूथली चल रही थी, तो एक तरह से वो कंफर्ट जोन बनता जा रहा था। और वहां पे रह करके लर्निंग बहुत मुश्किल हो गई थी, क्योंकि आप खुद से, अगर आप ट्रेलेट से सीखते हो तो आप बैजेस तो बढ़ा लोगे, बट वो एक्चुअल में नॉलेज नहीं आती है यस। उतनी, क्योंकि प्रोजेक्ट में वर्क थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। देन आई ज्वाइंड कॉग्निजेंट. I thought that joining a service-based company will help me in this phase of my career, because I'll get an opportunity to work on different things and ओके। different projects. तो कॉग्निजेंट में मैंने लगभग एक साल काम किया, मुंबई में था वो। देन घर वालों ने थोड़ा प्रेशर बनाया कि वापस आ जाओ इधर नोएडा, दिल्ली नोएडा आ जाओ, वहां पे बहुत दूर है, मेरे को बड़ी दिक्कत होती है, ऐसे ऐसे करके। तो आई आई केम बैक। तो फिर वहां से वापस आना बहुत मुश्किल था, क्योंकि आपको यहाँ से दिल्ली एनसीआर से बाहर जाना बहुत आसान है, बट वहां से वापस यहाँ के लिए ऑफर मिलना बहुत मुश्किल होता है। बैंगलोर एग्जैक्टली। जाना बहुत आसान है, बट वापस दिल्ली एनसीआर आना बहुत मुश्किल है। तो एक तरह से मजबूरी के ऑफर मिले एक दो, तो मैंने कैब जिमनी ज्वाइन करी। एंड कैब जेमिनी में भी अराउंड एक साल काम किया। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया वहां पे काम करना, बिकॉज कंपनी अच्छी है, कंपनी नो डाउट अच्छी, बट मेरा प्रोजेक्ट और मुझे कुछ जमा नहीं। तो एक साल में मैंने वो कंपनी फिर से छोड़ दी। अब मैंने 2 साल में 2 कंपनियां छोड़ दी थी एक एक साल में, तो मेरा रेज्यूमे भी खराब हो रहा था। फिर मैंने आईबीएम ज्वाइन करी। एंड ये वो टाइम था अराउंड अराउंड 2018 के बाद का टाइम, 2018 जून का टाइम है। तो ये वो टाइम था जब एलडब्ल्यूसी बिल्कुल ऐसे निकल करके आना शुरू हुआ था। लोग मतलब बिल्कुल। जान रहे थे कि हाँ कुछ तो आ रहा है एलडब्ल्यूसी जैसा, ये बहुत आगे जाने वाला है। मैंने भी एलडब्ल्यूसी का थोड़ा बहुत पढ़ा। एक यूडेमी में कोर्स आता था, हृदय लांबा करके सर है, हृदय उनका पाल। यूडेमी में कोर्स था फ्री। हाँ, तो फ्री एलडब्ल्यूसी का कोर्स था, तो मैंने वो किया। मतलब बहुत ही बेसिक 2 घंटे का कोर्स है वो।
बट उस 2 घंटे के कोर्स ने मेरे को वो कॉन्फिडेंस दे दिया कि मतलब मुझे ये पता था कि जितना मुझे आता है उतना ही लोगों को नहीं आता है। जो इंटरव्यू ले रहा है मुझे ये पता था कि उसको भी इतना नहीं आता है, क्योंकि उस कोर्स ने मेरे बेसिक्स बहुत अच्छे क्लियर कर दिए। और मेरा शुरू से ये फंडा रहा है कि जब भी कोई टॉपिक पकड़ो तो सेल्स फोर्स की जो ऑफिशियल गाइड है उसको फॉलो करो। ट्रू। तो मैं नोट्स बना करके करता था, वो बहुत हेल्प करता था। तो ऐसे करके मैंने इंटरव्यू आईबीएम में दिए, अच्छा हुआ। फिर मैं आईबीएम में एनसीआर गैराज को एलडब्ल्यूसी की ट्रेनिंग भी देता था, मैंने फुल फ्लेज ट्रेनिंग वहां पे दी है लोगों को, पूरे गैराज को। तो अराउंड आईबीएम में मैं 2.5 साल तक रहा। 2.5 साल के बाद फिर मैंने नगैरो ज्वाइन करी, बिकॉज आईबीएम में भी काफी स्टेबल हो गया था मामला। और आईबीएम में प्रॉब्लम ये थी कि अप्रेजल अच्छा नहीं होता था। आप काम चाहे जितना भी अच्छा करो, अप्रेजल बहुत ही बेसिक सा होता था और उसके लिए भी थोड़ा सा एफर्ट डालने पड़ते थे। ओके। तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता था। अब सी एट द एंड आपको मोटिवेशन मिलना चाहिए किसी न किसी चीज से, आप मेहनत एग्जैक्टली। कर रहे हो तो आपको अप्रिसिएशन या अप्रेजल तो जरूरी है। देन आई ज्वाइन नगरो। नगरो बहुत ही अच्छी कंपनी है, नगरो में मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे दो डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स थे। बट ये था कि इतनी सारी सर्विस बेस्ड कंपनीज में मैंने लास्ट 4-5 साल में काम कर लिया था, तो मैं उस सारी चीजों में बहुत कंफर्टेबल सा हो गया था। मतलब मुझे पता था कि प्रोजेक्ट चलाना है, मुझे पता है कि इस काम के लिए मैं 4 दिन बोलूंगा तो 4 दिन मिलेंगे, 5 दिन बोलूंगा तो 5 दिन मिलेंगे। तो मुझे चैलेंज नहीं मिल रहा था उसमें, उस फेज में ना मुझे कोई चैलेंज कर रहा था, क्योंकि मैं अकेला सेल्स फोर्स रिसोर्स था जो पूरा प्रोजेक्ट चला रहा था। तो मतलब सारी चीजें मेरे हिसाब से हो रही थी, और मुझे ना जब चीजें एकदम कंफर्टेबल हो जाती है ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जब तक एग्जैक्टली। मतलब कोई पुश ना हो ना, मतलब पीछे से पुश नहीं आता ना तो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने बोला कि नहीं, अभी टाइम आ गया है मुझे ना प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी फिर से ज्वाइन करनी है, फिर से वो रश चाहिए। क्योंकि जब हम लोग पेटीएम में थे ना तो बहुत रश में काम होता था, हम लोग 15-15 16-16 घंटे काम करते थे, और उसके बाद भी वही एनर्जी रहती थी, क्योंकि मतलब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का माहौल ही अलग होता है। ठीक है, एग्जैक्टली। आप आपको किसी और क्लाइंट के लिए आप नहीं कर रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो। और आप भी, आप अगर करोगे तो आपको विजिबिलिटी मिलेगी, आपको अप्रिशिएशन मिलेगा, गलत होगा तो भी आपके, वहां पे कोई आपका क्रेडिट खाने नहीं आने वाला। बहुत सारी चीजें रहती हैं। फिर मैंने उसी वजह से कोर्सेरा ज्वाइन करी अगस्त 2022 में, तब से कोर्सेरा चल रही है। थोड़ा सा ज्यादा लंबा टाइम हो गया इंट्रोडक्शन में, बट दैट इज बट इट, आई एम रियली इंजॉइंग। बट इंट्रोडक्शन से दो ऐसी चीजें निकल के आई हैं जिसके बारे में तो मैंने सोचा नहीं था कि शायद अभी पॉडकास्ट में डिस्कस करूंगा, बट वो फ्रूटफुल हो सकता है रिसेशन प्रूफ करियर के लिए सेल्स फोर्स में। एज पर योर एक्सपीरियंस, बिकॉज आपका एक वर्किंग एक्सपीरियंस प्रोडक्ट और सर्विस दोनों में है, और दोनों में सेल्स फोर्स कॉमन है, तो इम्प्लीमेंटेशन को लेके क्या डिफरेंस होता था? और आपका एक्सपीरियंस प्रोडक्ट में, आपने ये चीज तो बता दी कि रश होता था, और बाकी इसके अलावा क्या आपको लगता है कि जो किसी लेमैन को समझ आ जाए कि ये चीज का डिफरेंस होता था? प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज एक्चुअली में इम्प्लीमेंटेशन जब होता है तो हमारे पास सबसे मतलब पहली चीज होती है, प्रोडक्ट बेस्ड में बहुत ज्यादा लोग नहीं होते। प्रोडक्ट बेस्ड में उतने ही लोग होते हैं जितनों की जरूरत होती है। सर्विस बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी शुरू में जरूरत भी नहीं होती। जैसे मतलब ऑब्वियसली ऐसा नहीं बोलूंगी जरूरत नहीं होती, बट एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में उन्हें जरूरत नहीं होती। जो जिन्हें डेवलपमेंट करना है वो मेन होते हैं, और जिन्हें टेस्टिंग ओके। करनी होती है वो मेन होते हैं। उसके अलावा आपके स्क्रम मास्टर्स होते हैं, आपके प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं, जो मतलब मेक श्योर करते हैं कि एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। वो सारी चीजें भी जरूरी हैं, ऐसा नहीं कि वो जरूरी नहीं है। हम्म। बट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में कभी कभी ऐसा होता है कि वो सारी चीजें एक ही बंदा वो सारे रोल हैंडल कर लेता है, जो भी आपका टीम लीड होता है या जो भी आपका मैनेजर होता है। बाकी जो मेन काम है वो डेवलपर्स को और टेस्टर्स को करना होता है, क्यूए को करना होता है, बीएस को करना होता है। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में लोग कम होते हैं, उनको ज्यादा काम करना होता है, आपको ओन करना पड़ेगा सारी चीजें। सर्विस बेस्ड कंपनी में एक बार आप, ये हो सकता है कि आपको कम रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, या ओके। ज्यादा लोग होते हैं तो आप एक बड़े प्रोजेक्ट का छोटा सा हिस्सा बन के रह जाते हो। बट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हर एक का एक बड़ा रोल होता है, हर एक को वो रोल अपने पूरे 100% एफर्ट्स के साथ निभाना पड़ता है, तभी एक प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है। तो सबसे पहले जब हम लोगों ने सेल्सफोर्स इंप्लीमेंट किया पेटीएम में, तो हम लोगों की मतलब टोटल टीम थी लगभग लगभग 15-16 लोगों की, जिसमें 3 सेल्सफोर्स इंस्टेंसेस थी, एक सर्विस इंस्टेंस थी जो कस्टमर सपोर्ट देखती थी, एक ऑल इंस्टेंस थी जो मर्चेंट्स वगैरह को देखती थी। तो जो मैं मेरा रोल था वो सर्विस इंस्टेंस में था, जो सेल्स सर्विस क्लाउड में काम करती थी। तो हम लोगों ने शुरू में मतलब जैसे ही सेल्सफोर्स, अब पेटीएम जैसी बड़ी कंपनी थी, उनके पास बहुत सारे केसेस आते थे। मतलब आप ये समझ लो डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे एक दिन में करीब 1 लाख 1,20,000 केसेस बनते थे। तो इतने ज्यादा केसेस की राउटिंग हैंडल कर पाना, तो हम लोगों को पीछे से पूरा मॉनिटर करना पड़ता था। तो 14-15 घंटे तो कहीं गए ही नहीं है। 14-15 घंटे तो हम लोग मतलब नॉर्मल डे में काम करते थे। मतलब मुझे याद है, मैं और मेरे लीड थे, एक हिमांशु नाम है उनका, अभी ही इज इन दुबई।
तो मैं और वो पहले ऑफिस में काम करते थे, सुबह 9 बजे से शाम के 6-7। उसके बाद भी हम लोग का काम चल रहा है, तो हो सकता है कि रात के 3 बज जाए और मतलब कुछ इश्यू फंस गया तो हम लोग तो देखते रहते थे। तो वहां पे ओन करना होता था। मेन चीज ये थी कि उनके साथ काम करके ऐसा नहीं लगता था कि मैं किसी ऑफिस के लिए काम, मतलब ऑब्वियसली मैं सीख भी रहा हूँ, साथ ही साथ मैं एक वो भी सीख रहा हूँ कि कैसे ये सारा प्रेशर हैंडल करना है, कैसे इतने बड़े इम्प्लीमेंटेशन में भी चिल रहते हुए उसको निपटाना है, क्योंकि करना हमने ही है। ठीक है, हम अभी नहीं करेंगे तो वो बैकलॉग बनता जाएगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी। अब सर्विस बेस में क्या होता था, सारी चीजें स्ट्रक्चर में होती हैं, उनका एक प्रॉपरली स्ट्रक्चर होता है कि आपको ये हम्म। अप्रूवल चाहिए, आपको ऐसे करना होगा, स्प्रिंट प्लानिंग कॉल होगी, वहां पे बहुत ज्यादा प्लान्ड होती हैं चीजें। और ओके। सब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में उतना ज्यादा प्लानिंग नहीं चलती है हम्म। वहां पे, मतलब चीजें तुरंत की तुरंत आई, तुरंत की तुरंत डिलीवर। मतलब उतना हमारे पास टाइम ही नहीं होता है कि हम स्टोरी पॉइंटिंग पे डिस्कशन के लिए 2 घंटे लगाएं, 2 घंटे में हमें इम्प्लीमेंट करके देना है। तो हम स्टोरी पॉइंटिंग में अगर डिस्कशन करने लगेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। और वहां पे हर एक को अपने एज पे रहना होता था, हर एक को मतलब ज्यादा एफर्ट देने पड़ते थे। सर्विस बेस्ड कंपनी में क्या होता है, सर्विस बेस्ड कंपनी में भी काम करने से बहुत ज्यादा सीखने को मिलता है, क्योंकि मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगती है सर्विस बेस्ड कंपनी में वो ये है कि आपने एक प्रोजेक्ट में 6 महीने काम किया, आपने वो सारी चीजें सीखी, उसके बाद आप एंटायरली न्यू प्रोजेक्ट में जा सकते हो जिसमें बिल्कुल। आपने कुछ नहीं पता, और फिर से आप नई चीजें सीख सकते हो। तो डिपेंड करता है आप करियर के किस फेज में हो। स्टार्टिंग में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी अगर मिलती है तो बहुत अच्छा रहता है सीखने के लिए। बट जैसे जैसे वो स्टेबल होता जाता है, वहां पे लर्निंग अपॉर्चुनिटीज कम होती जाती हैं, फिर आपको एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को मेंटेन करना होता है, वहां ओके। पे उतना ज्यादा लर्निंग नहीं रहती है। वहां तक आते आते फिर आपको ये सोचना होगा कि आपको अभी आगे क्या सीखना है। क्योंकि जब मैं पेटीएम में था तो वहां पे मतलब लर्निंग बहुत अच्छी थी शुरू के 2 साल में, बट उसके बाद जब भी प्रोडक्ट स्टेबल हो गया, लाइटिंग वहां पे यूज नहीं होती थी, तो मतलब ट्रिगर और बैचेस पे आपने जितना सीखना था आप सीख गए थे 1.5 2 3 साल में। उसके बाद आपके पास वहां पे सीखने को नहीं था, अगर आप वहां पे रुकते तो आप फिर कंफर्ट जोन में चल जाते। तो ओके। यही था कि जैसे ही कंफर्ट जोन सा फील होने लगे ना, स्टार्टिंग के फेज में, मतलब करियर के स्टार्टिंग फेज में अगर कंफर्ट जोन फील हो रहा है तो भाई वहां से निकल लो, क्योंकि वहां पे आप बिल्कुल। ग्रो नहीं कर पाओगे। ये ओके। सबसे मेन एम रहता है। ओके। अभी मोहित, आपने ना एक बहुत सही चीज बताई कि प्रोडक्ट और सर्विस में, प्रोडक्ट में ना रश बहुत होता है। रश का मतलब मान लो स्प्रिंट का जो साइज है 1 हफ्ते का है, 2 हफ्ते का है, मतलब छोटा होता जा रहा है साइज, अब छोटा होता जा रहा है। उसमें मान लो कि एक ही टेस्टर है, 2 3 डेवलपर है, एक स्क्रम मास्टर हो गया और एक बीए हो गया, मैं बस ये मान के चल रहा हूँ। तो क्या होता है, आपकी टिकट्स मान लो 15 20 आ गई, तो डेवलपर तो 15 20 टिकट्स को मैनेज कर रहे हैं। 3 डेवलपर है तो 5 5 का मैंने असाइन कर दिया, लेकिन टेस्टर एक ही है जिसको 15 टिकट करनी है। तो प्रोडक्शन लेवल पे इशू आने का अगर चांस ना बने तो फिर तो काम करने का मजा ही नहीं है प्रोडक्शन पे, अगर मैं बिल्कुल प्रोडक्ट बिल्कुल। बेस्ड काम करूँ तो। लेकिन जैसे अभी आपने पेटीएम की स्टोरी में बताया, जब 1 से 1.5 लाख केस अगर आपके पास रिक्वेस्ट आ रही है आपके सीआरएम में, तो उस पर्टिकुलर चीज में कहीं ना कहीं फटने का, कोड ब्रेक करने का चांस भी बढ़ेगा। क्योंकि मान लो हमने उतनी बैंडविड्थ है नहीं निश्चित रूप लगाई से। ना कि मान लो कि 1 लाख की लिमिट लगाई थी, 1 लाख 1 की डिजिट आ गई। मैं वर्स्ट केस सिनेरियो बता रहा हूँ। तो हाउ टू हैंडल प्रोडक्शन बिल्कुल लेवल बिल्कुल। इशू, क्योंकि इनिशियल लेवल पे जब कोई भी बिगनर अपना करियर को स्टार्ट करता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ सेल्स फॉर टेक्नोलॉजी, कोई सी भी टेक्नोलॉजी को मैं कॉमन रखता हूँ यहाँ पे, तो प्रोडक्शन लेवल इश्यूज है ना, वो डरते हैं यार, अब ये हो गया, अब तो मेरा काम खत्म, अब मेरा कॉन्फिडेंस लो हो रहा है। तो इसके ऊपर आपका क्या व्यू है, क्योंकि राइट। आपने फेस किए। देखिए, प्रोडक्शन लेवल बग्स जब आते हैं ना तो बिल्कुल अफरा तफरी मच जाती है सबसे पहली बात। और बिल्कुल सही बात बोली आपने कि जो टेस्टर्स होते, अभी डेवलपर्स होते हैं, डेवलपर्स लेट से टीम में अगर टीम है, 15 टिकट्स आ गए तो उनको तीन तीन करके वो कर दिया गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। बट जो ओके। टेस्टर होता है ना, मतलब मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, टेस्टर का रोल एक प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा क्रिटिकल होता है। क्योंकि अगर सब कुछ चल रहा है तो वाहवाही डेवलपर को मिल रही है कि वाह 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 बहुत अच्छा डेवलप हुआ, ठीक है। और अगर कुछ भी फट गया तो सबसे पहली जो उंगली उठती है वो टेस्टर पे उठती है कि भाई ये टेस्ट किसने किया था, ये टेस्ट हुआ था या नहीं हुआ था, ये फट कैसे गया जा करके। तो सबसे ओके। अगर सबसे पहले किसी को ब्लेम किया जाता है वो टेस्टर को किया जाता है, और सबसे पहले अगर क्रेडिट किसी को मिलता है तो प्रोजेक्ट मैनेजर्स और डेवलपर्स को मिलता है। तो टेस्टर जो है ना, टेस्टर्स का रोल बहुत ही अंडररेटेड है। मतलब उनको मतलब मेरे हिसाब से तो एक कोई भी प्रोजेक्ट अच्छा तभी बन सकता है जब उस प्रोजेक्ट में अच्छे से टेस्टिंग हुई हो, अदरवाइज तो वो प्रोजेक्ट एक तरह से डिप्लॉय करने की बात अलग है, बट उसमें अगर अच्छे से टेस्टिंग नहीं हुई है तो आज नहीं तो कल वो जाकर के प्रोडक्शन में फटेगा ही फटेगा। तो टेस्टर्स को मतलब मेरे हिसाब से जितना अप्रिशिएशन मिलना चाहिए उतना मिलता नहीं है। और मैं तो मतलब मेरा पर्सनल ये रहा है कि जितने भी मैंने प्रोजेक्ट्स में काम किया है, जो भी टेस्टर्स रहे, मेरी सबसे अच्छी बॉन्डिंग टेस्टर्स से ही होती है। क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अगर 4 गलतियां कर भी दी, अगर टेस्टर अच्छा है ना तो वो पकड़ लेगा उन गलतियों को और वो आगे नहीं जाएंगे।
तो ओके। अच्छा टेस्टर एक अच्छे इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत जरूरी होता है। और जितने भी अच्छे इम्प्लीमेंटेशन होते हैं, अगर वो बिना टेस्टिंग के, मतलब बिना टेस्टिंग के तो कुछ हो ही नहीं सकता। कोई भी अच्छा बिल्कुल। प्रोडक्ट आप बना रहे हो तो उसकी थॉरो टेस्टिंग होनी चाहिए। अगर आपके टेस्टर ने नहीं पकड़ी, या अगर अच्छा टेस्टर नहीं है जो सिर्फ मतलब पॉजिटिव सिनेरियो चेक करके अगर आगे भेज रहा है चीजों को, तो प्रोडक्ट में फट जाएगा वो। बिल्कुल। अगर यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में फंस जाएगा वो। तो अच्छा टेस्टर होना बहुत जरूरी है। अभी जब प्रोडक्शन लेवल बग्स आती हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है कि अभी इसको मतलब रिप्रोड्यूस करके तुरंत सॉल्व करना है, क्योंकि वहां पे हमारे पास टाइम नहीं होता है ज्यादा, हमें तुरंत सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले तो क्विक फिक्स करा जाता है। हॉट फिक्स से हम लोगों ने उठाया, या तो हमने जैसे कुछ डिप्लॉय किया उसके बाद फटा तो हम लोग को वापस से रिस्टोर करना होता है बिल्कुल। स्टेट। या फिर हमें तुरंत चेक करना होता है कि क्यों फट रहा है, और तुरंत एनालाइज करके तुरंत उसको रिजॉल्व करना होता है। हम्म। ठीक है। तो कोशिश यही रहती है कि हम लोग जो भी डेवलप करें वो थॉरोली टेस्ट हो, थॉरोली टेस्ट होने के बाद ही प्रोडक्शन में जाए। क्योंकि अगर वो प्रोडक्शन में फट रहा है तो मतलब अगर वहां पे फटना स्टार्ट हो गया तो वो एक डेवलपर की फेलियर होती है। ठीक है, डेवलपर के साथ वो पूरे प्रोजेक्ट की फेलियर होती है। और सबसे ज्यादा ब्लेम इस चीज का टेस्टर्स को मिलता है कि यार ये प्रॉपरली टेस्ट नहीं हुआ था। हम्म। तो अब और चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, कुछ ना कुछ प्रोडक्शन इशू आते ही आते हैं। कभी कभी हम लोग खुद से मतलब सारे सिनेरियो पास होते हैं हमारे सैंड बॉक्सेस में, तो हम लोग डिप्लॉय कर देते हैं। बट प्रोडक्शन में जाकर के डिफरेंट सिचुएशन होती है और वो फट जाता है। तो ऐसे में मतलब किसी एक पर्सन को ब्लेम नहीं किया जाता कि मतलब इसने गलती किया। उस समय जब भी हम लोग का प्रोडक्शन बग आता है तो हम लोग एज ए टीम काम करते हैं। सारे लोग अपना कुछ ना कुछ डिवाइड कर लेते हैं हम्म। टास्क को। लेट्स से एक ने डेवलपमेंट फिक्स किया, एक ने तुरंत टेस्टिंग करी, एक ने तुरंत डिप्लॉयमेंट करा। तो एज अ टीम हम काम करते हैं, प्रोडक्शन लेवल बग को हैंडल करते हैं। एंड देन सबसे जरूरी पार्ट आता है रेट्रोस्पेक्टिव। हम लोग रेट्रोस्पेक्टिव करते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, हम्म। और क्या हम कोशिश करें कि ये आगे से रिपीट ना हो। तो ओके। जितना ज्यादा हम लोग रेट्रोस्पेक्टिव करेंगे, जितना ज्यादा बग एनालिसिस करेंगे, जितना ज्यादा हम लोग सोचेंगे कि नेक्स्ट टाइम से इसे कैसे फिक्स किया जाए, क्योंकि हम्म। कहीं ना कहीं पे मिस हुआ, या तो वो पीयर रिव्यू में मिस हुआ, या वो फाइनल रिव्यू में मिस हुआ, या वो यूएटी टेस्टिंग में मिस हुआ, या वो मतलब फाइनल टेस्टिंग में मिस हुआ, कहीं ना कहीं वो मिस हुआ। हमें नेक्स्ट टाइम से कोशिश करनी है कि हो ना। बट कितनी ओके। भी कोशिश कर लो, कुछ ना कुछ तो होता ही होता है। तो ओके। तैयार रहना चाहिए कि ऐसा कुछ हो तो बस सीट पे बैठ करके करना है कुल मिला करके। ओके। एंड मैं यहाँ पर एक पॉइंट को ऐड करना चाहूंगा। आपने बहुत सही कहा कि यस मतलब प्लीज। मेरे को भी मेरे मेंटर ने एक चीज कही थी कि यदि किसी भी पर्सन को अगर कुछ भी सीखना है ना किसी प्रोजेक्ट में, तो उसको ना टेस्टिंग करनी आनी चाहिए। क्योंकि वो वहां से पास और फेल सीख सकता है और डेफिनेटली। अपने चीज को एक्सप्लोर करना सीख सकता है। दूसरा, ये जो बग होता है डेफिनेटली। ना, लोगों को लगता है या कह सकते हैं कि इंटरनेट पे एक बहुत बड़ी मिथ बनाया हुआ है कि टेस्टर्स ब्रेक द सिस्टम और डेवलपर मेक द सिस्टम। ये जो एक बनी हुई है चीज, नो मेरा नो, इसके अंदर कुछ इट्स और होता क्वाइट द है। मेरा ऑपोजिट। मेरा कुछ और है इसको लेके। मेरा ये मानना है कि जो बग होता है ना, वो डेवलपर और टेस्टर को तोड़ता नहीं, वो जोड़ता है। सो इट इज जोड़ता है टोटली अप टू अच्छी। यू कि आप किस कोई भी तरीके से अच्छा, कर सकते हैं। करेक्ट करेक्ट। कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट अच्छा तभी होता है ना जब उसमें डेवलपर और टेस्टर के बीच में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन यस। हो। मेरे जो जो भी प्रोजेक्ट रहे हैं जिनमें मेरा टेस्टर्स के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा है, वो प्रोजेक्ट की डिलीवरी बहुत स्मूथ रहती है। क्योंकि मतलब टेस्टर ने मुझे फोन करना है कि मोहित ये इशू फट रहा है ऐसे ऐसे, वो मेरे से बोलेगा, मैं समझ जाऊंगा, मैं उसको फिक्स भी बता दूंगा तुरंत ही। हम लोग की इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है कि मतलब 20 सेकंड भी कॉल नहीं चलेगी और हम लोग इशू फिक्स कर देंगे कॉल कॉल में ही। और नॉर्मली क्या होता है कि उसने बग रेज करी, फिर मैं बग देखूंगा, फिर मैं उसमें स्टोरी पॉइंटिंग करूंगा, फिर मैं उसमें टाइम दूंगा, वो टाइम वेस्ट वाली चीजें होती हैं। बट अच्छी ओके। बॉन्डिंग अगर होती है तो बग रेज ही नहीं हो पाती, उससे पहले ही फिक्स हो जाती है। ओके। सो मोहित, होता क्या है कि जब हम प्रोडक्शन लेवल से बाहर आ जाते हैं, तो प्रोडक्शन लेवल की तरह एक और ऐसी चीज भी होती है जो हमें फंसाई रखती है, जिसे मैं बोलता हूँ कि 90 डेज का नोटिस पीरियड। और लोगों के पास होता क्या है कि 90 डेज का नोटिस पीरियड है, बट हाथ में मल्टीपल ऑफर्स पड़े हुए हैं। कंपनीज आर रेडी टू पे यू जो भी एक्स अमाउंट है इनटू जितना भी आपका हाइक वो देना चाहती है। तो एक मॉनेटरी फैक्टर के चक्कर में 90 डेज वाला किस तरीके से, मतलब इन शॉर्ट 90 डेज के नोटिस पीरियड को किस तरीके से एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज किया जा सकता है, मतलब आपके परसेप्शन के अकॉर्डिंग। श्योर। सी 90 डेज का नोटिस पीरियड यार मेरे हिसाब से तो उतना अच्छा नहीं है। मतलब क्योंकि जब आप 90 डेज का नोटिस पीरियड होता है तो आपके पैर में एक तरह से बंधन होता है कि जब आप रिजाइन, जब भी आप स्विच करने की सोचते हो ना, तो आपको इंटरव्यू कॉल्स आएंगी। बट जैसे ही आप बोलोगे ना 90 डेज का नोटिस पीरियड है, मतलब बहुत कम ही लोग होते हैं जो 90 डेज का वेट कर पाते हैं। कुछ बड़ी कंपनियां, जैसे मतलब मैंने अपने करियर में जब देखी है, जैसे मैं जब आईबीएम में भी था तो ओके। मतलब 90 डेज का नोटिस पीरियड था। केप जेमिनी में भी मतलब मेरा नोटिस पीरियड 90 डेज का ही था। कॉग्निजेंट में भी अराउंड 2 मंथ्स का था, वो तो मैनेज हो गया था। 90 डेज का जब नोटिस पीरियड होता है तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट ये होता है कि पहला ऑफर लेना।
क्योंकि पहली कंपनी जो आप पे ट्रस्ट कर रही है कि हाँ आप 90 दिन बाद ज्वाइन करोगे, वो कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है मेरे लिए। अगर आपने बिल्कुल। किसी एक कंपनी ने आपको वो ऑफर दे दिया, उसके बाद आपको मल्टीपल ऑफर्स मिलने में देर नहीं लगेगी, बट पहला ऑफर मिलने में सबसे मुश्किल होती है, क्योंकि हम्म। 90 डेज तक किसी को वेट कराना, मतलब बहुत कम ही कंपनियां भरोसा करती है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो भरोसा तोड़ते हैं। लेट्स बिल्कुल। से मुझे किसी कंपनी ने ऑफर दे दिया सबसे पहले कि हाँ ठीक है, वी विल वेट फॉर यू फॉर 90 डेज, और आप 90 दिन बाद आप मेरे को ज्वाइन करना। बट ऑब्वियस सी बात है कि उन 90 डेज में मैं रिजाइन डालूंगा, मैं फिर और सारे इंटरव्यूज देता रहूंगा। तो अगर मुझे लेट से केपजेमिनी ने 18 लाख दे दिए हैं, और उसके बाद मैं ऑफर देता हूँ, मेरा लेट से सीटीसी 14 लाख था, मुझे 18 केपजेमिनी ने दे दिए, मैं और इंटरव्यू देता रहूंगा। लेट से मैंने विप्रो में इंटरव्यू दिया, विप्रो बोलेगा कि ओके आपको 18 ऑलरेडी मिल रहा है, हम आपको 19 दे देंगे। तो ओके। ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, ये इंडस्ट्री में होती रहती है कि आपको किसी एक ने 18 दिया तो आप उसके ऊपर ही मांगोगे। बट सबसे पहला ऑफर मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो कंपनी आप पे जीरो से भरोसा कर रही है कि आप 90 दिन बाद ज्वाइन करोगे। तो मेरा तो ये मानना है कि आपके पास ऑफर चाहे कितने भी आ जाए, ऑब्वियसली आप मॉनिटरी फैक्टर देखोगे कि हाँ आपको सीटीसी कितना मिल रहा है, क्योंकि कंपनी तो यही चाहेगी कि आपको कम से कम में मिल जाए, कम से ओके। कम में आपको ज्वाइन करा ले। तो आप मॉनिटरी फैक्टर देखोगे, आपको ऑब्वियसली अपने परिवार के लिए काम कर रहे हो, अपने लिए काम कर रहे हो, पैसे तो देखना जरूरी है। मैं ऐसे कुछ वो नहीं बोलूंगा कि जिसने पहला दे दिया वही ज्वाइन कर लो, ऐसा नहीं है, यस। ऐसा होता भी नहीं। ये मोस्ट ऑफ द टाइम आप खेलते हो सीटीसी में कि एक ने 18 दिया, अब मैं 18 से ऊपर देखता हूँ मेरे को कितना मिल सकता है। आप अपनी अपर लिमिट देखने की कोशिश करते हो। ठीक है कि एक कंपनी लेट से आपको फिर 22 देती है, तो आप बोलोगे कि हाँ अभी जो 14 से 18 दे रही थी वो वाली तो गई, वो मेरे ओके। रडार में नहीं है। बट बहुत बार ऐसा होता है कि आपको 3 कंपनियों से लेट से ऑफर मिल गया, एक ने 22 दे दिया, एक ने 24 दे दिया, एक ने 18 दिया। तो आप ये सोचते हो कि मैं 24 जो दे रही है वो ज्वाइन कर लूं, बट वहीं पे दिक्कत होती है कि हम सिर्फ पैसा देख रहे हैं। हमें ये भी बिल्कुल। देखना होता है कि हम अपने करियर के किस फेज में हैं, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। लेट्स से आप ऐसे हो जिसकी शादी होने वाली है, जिसको थोड़ा सा टाइम ऐसा चाहिए कि फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करे, वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा हो, तो आप उन सारे फैक्टर्स को भी देखो। जैसे कि जब मैं 2019 में आईबीएम ज्वाइन कर रहा था, तो मेरे पास डेलॉइट से भी ऑफर था, और डेलॉइट बहुत अच्छी कंपनी है। बट बिल्कुल। वो वैसा फेज था जहाँ पे मुझे अपनी फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना था, घर वालों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना था, और शादी होने वाली थी, तो मतलब ऑब्वियसली मेरे को फैमिली प्लानिंग और वो सारी चीजें थी। तो मुझे ये था कि मैं अभी बहुत ज्यादा मतलब फोकस होकर के काम नहीं कर पाऊंगा कि मैं 14-14 घंटे काम कर रहा हूँ जैसे मैं पहले। तो मैंने वो कंपनी ज्वाइन करी जहाँ पे मेरे को वर्क लाइफ बैलेंस मिले। अगर मैंने डेलॉइट ज्वाइन करी होती तो हो सकता है मैं टेक्निकली और अच्छा हो गया होता उस फेज में, बट मैं फिर फैमिली को उतना टाइम नहीं स्पेंड दे पाता। तो हमें ये भी देखना पड़ता है हम किस फेज में हैं। अब जैसे कोई फ्रेशर है, अगर वो वर्क लाइफ बैलेंस देखने की कोशिश करता है, तो मैं उसको बोलता हूँ भाई शुरू में तो भेजना पड़ता है। शुरू में अगर बिल्कुल। आपको वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा 19-20 कम भी मिल रहा है ना तो चलेगा, बट ये कि आपको सीखने को मिलना चाहिए। क्योंकि बिल्कुल। अगर आप शुरू में ही वर्क लाइफ बैलेंस देखने लग गए तो फिर क्या होता है कि आप कंफर्ट जोन में आ जाओगे पहली कंपनी में। वो नहीं हम्म। चाहिए। शुरू में तो आपको अगर ज्यादा काम मिल रहा है, तो हम लोग तो इनफैक्ट ये कोशिश करते थे कि और मिल जाए किसी का काम तो और करने को मिल जाए, और चीजें सीखने को मिल जाए। सेल्स क्लाउड में कर रहे हैं, सर्विस क्लाउड भी मिल जाए, थोड़ा सा वो भी आइडिया मिल जाए, तो इंटरव्यू में आराम रहेगी। तो ओके। डिपेंड करता है। अब 90 डेज के नोटिस पीरियड में आपके पास मल्टीपल ऑफर होंगे ही होंगे, इसमें मतलब कोई दो राय नहीं। स्पेशली अगर आप फ्रेशर नहीं हो, स्पेशली आप 4 साल के एक्सपीरियंस वाले हो, तो आपके पास होंगे ही। तो ओके। मतलब सीटीसी वो फैक्टर नहीं होना चाहिए, सीटीसी अकेला ऐसा फैक्टर नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से आप डिसीजन ले रहे हो। आप सीटीसी के साथ साथ वर्क लाइफ बैलेंस भी देखो। आप ये देखो कि कंपनी के हम्म। पास प्रोजेक्ट कैसे हैं, आप वो कैसे देखोगे। आप लिंक्डइन में किसी और लोगों के साथ बात कर सकते हो जो उस कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। आप ओके। किसी मेंटोर से कनेक्ट कर सकते हो, आप उन लोगों से कनेक्ट कर सकते हो जो कि सर्किल में है आपके, जानते हैं उस कंपनी के बारे में। और मेरे साथ भी बहुत, जैसे मैंने आईबीएम में काम किया, नगर में काम किया, तो लोग अभी भी मुझे पिंग करके पूछे सर ये कैसी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए नहीं, या हम्म। मेरे पास विप्रो से ऑफर है, इससे ऑफर है, इनमें से कौन सी बेटर है। तो आप ऐसे ही करते हैं, हम लोग ऐसे ही कोशिश करते हैं कि आप उनको प्लस एंड माइनस दोनों बताते हैं कि हाँ भाई बिल्कुल। इस कंपनी में अप्रेजल कम अच्छा होता है, बट इस कंपनी में प्रोजेक्ट अच्छे हैं। इस कंपनी में अप्रेजल बहुत अच्छा होता है, बट काम 15-15 घंटे करना पड़ेगा। तो हम्म। मतलब अपने भाइयों की भाषा में बता देते हैं कि भाई इसमें अच्छा क्या है और बुरा क्या है, ताकि मतलब लोग, बंदे को ये पता हो कि वो किस चीज के लिए एनरोल कर रहा है खुद। सीटीसी पैसे तो बिल्कुल। मिलेंगे ही मिलेंगे, पैसे तो आदमी कमा ही लेता है, बट हम्म। आपको पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या और वो आपको मिलेगा वहां की नहीं मिलेगा। तो ओके। सीटीसी अकेला फैक्टर नहीं होना चाहिए डिसाइड करते टाइम। सीटी के साथ सीट, और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर आप एक कंपनी ज्वाइन करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको बाकी 3 कंपनियों को मना करना पड़ेगा। जितना हम्म। ज्यादा आप डिले करोगे मना करने में, उतना ज्यादा आपको नुकसान होगा। बिल्कुल। नुकसान इन द सेंस कि आप किसी भी एचआर से अपने रिश्ते खराब करके ऑफर रिजेक्ट मत करो। ठीक है, हम्म। आपको रिजेक्ट करना है ऑफर, और ये बहुत सी नॉर्मल सी बात है। ठीक है कि आप
ऑब्वियसली एक ही कंपनी ज्वाइन कर सकते हो, तो 3 को आपको मना करना पड़ेगा, बट ग्रेसफुली मना करो। मना करो ऐसे कि उस एचआर के साथ रिश्ते ना खराब हो, क्योंकि कल को आपको उसकी वापस से जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, आप ये नहीं चाहोगे कि वो आपको ब्लैकलिस्ट करे, या आपको कल को उसकी मदद की जरूरत पड़े तो आपने इतने खराब कर लिए रिश्ते कि उसको आप पिंग ना कर सकते हो। बिल्कुल। एचआर से कभी भी रिश्ते खराब नहीं करने चाहिए। आप ये सेल्सफोर्स की दुनिया बहुत छोटी सी है। आप आज अभी कुछ गलत करोगे, वो गलत आपके पास बाद 4 साल बाद आपके पास आएगा। ठीक है, तो किसी भी एचआर से रिश्ते खराब नहीं करने। ये बात जरूरी है कि हाँ ठीक है, एक बैकअप ऑफर आप रखो। लेट्स से आपने कंपनी ज्वाइन करी, आपको नहीं जमी, आपके पास एक बैकअप होना चाहिए। और बाकी दोनों एचआर को, या आपके पास 4 ऑफर थे तो 2 एचआर को ग्रेसफुली मना कर दो कि मैम मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, मेरा ये रीजन है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि आप बोलते हो कि मैं ज्वाइन नहीं कर सकता, मेरे को यहाँ ज्यादा मिल रहा है, या ये रीजन है। तो वो लोग उन रीजंस पे भी वर्क करते हैं। कभी कभी जिसने 18 दिया था वो भी 24 देने की केपेबल होती है। ठीक है, बिल्कुल। अगर सीटीसी ही एक फैक्टर है तो ऐसा भी मैंने देखा है कि आप अगर बोलते हो आपकी पहली कंपनी को कि मेरे को दूसरी कंपनी ज्यादा दे रही है, अगर सीटीसी ही एक, अगर देखो अगर उसने ये पकड़ लिया कि आप लालची हो, आप सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हो, आप कंपनी से आपको कोई लेना देना नहीं है, तो वो नहीं करेगी चाहे कितना भी बड़ी बात हो। बट अगर उसको लगता है कि आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो और 1-2 लाख या 3 लाख की वजह से आप दूसरी कंपनी जा रहे हो, तो वो अपनी तरफ से भी एफर्ट मार सकती है। और वो मौका भी आपको देना चाहिए कंपनी को। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली बोल दिया कि नहीं करना। तो बहुत सारे होते हैं, बट मतलब एक एज ए ह्यूमन आपको ऐसे रिजेक्ट अगर करना है किसी को, तो आप उसको ग्रेसफुली कहो। सीधी सी बात, उससे रिश्ते खराब मत करना कभी भी। ओके। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। जब होता क्या है कि मल्टीपल ऑफर्स की बात होती है तो चूज तो एक ही करना पड़ता है, लेकिन सेल्स फोर्स की दुनिया में जो आज के टाइम पे हायरिंग हो रही है वो क्लाउड के बेसिस पे ज्यादा हायरिंग हो रही है। और अगर हम बात करें तो आज के टाइम पे एक ही सेल्स फोर्स प्रोफेशनल मल्टीपल क्लाउड्स पे काम कर रहा है। सेल्स में भी कर रहा है, क्लाउड में भी कर रहा है, सर्विस में भी कर रहा है। उसे कैसे पता चले कि मेरे लिए ये वाला क्लाउड मेरे लिए बेस्ट सूटेड है आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको सबका एक्सपीरियंस है इसमें। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या होता है कि हम लोग सेल्स क्लाउड में काम कर रहे होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि सेल्स क्लाउड तो हम कर लेंगे, बट अगर कुछ सर्विस क्लाउड का इंटरव्यू में पूछ लिया तो हम नहीं बता पाएंगे, या कम्युनिटी क्लाउड पे हमने कुछ नहीं किया तो हम नहीं बता पाएंगे। हम्म। देखो, हर एक का एक स्ट्रांग जोन होता है। हर एक का एक वो होता है कि हाँ, इस पे मैंने काम किया है, वो मेरा स्ट्रांग जोन है, ये मेरे को अच्छे से पता है। तो अपने स्ट्रांग जोन को पहचानना तो सबसे सबसे जरूरी चीज बिल्कुल। है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका स्ट्रांग जोन क्या है, कौन सी चीज के दम पे आपने इंटरव्यू खींचना है। ठीक है, बिल्कुल। सबसे पहले तो जरूरी है वो जानना। देन बाकी सारे जो क्लाउड होते हैं वो भी आपको ये समझना होगा कि यार, ये जो मतलब बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, वो बोलते हैं सर सर्विस क्लाउड में कुछ नहीं आता। या अब आप सेल्सफोर्स डेवलपर हो, आपने एपेक्स में काम किया, आपने ट्रिगर लिखे, आपने बैचेस लिखे, आपको लेना ही नहीं है, लेना देना ही नहीं है क्लाउड से। कुछ चीजें होती है जो क्लाउड स्पेसिफिक होती हैं। बट मैं तो उनको ये मानता हूँ कि भाई अगर आप सर्विस क्लाउड में हो तो आपने ये ऑब्जेक्ट में काम करना है, सेल्स क्लाउड में तो आपने ये ऑब्जेक्ट में काम करना है। बट एक डेवलपर के लिए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक डेवलपर को ट्रिगर लिखना है, वो चाहे केस पे लिखना हो, चाहे ऑर्डर पे लिखना हो, चाहे कॉन्टैक्ट पे लिखना हो, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कुछ चीजें स्पेसिफिक होती है। जैसे सर्विस क्लाउड में हम लोग कस्टमर सपोर्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं, उनके केसेस बिल्कुल। पे, उनको रिस्पॉन्ड करने पे। वेयर सेल्स में हम लोग सेल्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, लीड कॉन्टैक्ट एंड अपॉर्चुनिटी पे। तो आपको बेसिक्स पता होना चाहिए और ठीक है। अपना स्ट्रॉन्ग जोन पता होना चाहिए। और इस चीज की वजह से कभी भी मतलब अपने आप को लो फील नहीं करना चाहिए कि आपको ये नहीं आता। ये नहीं आता इज अ फाइन थिंग। आप बेसिक्स पढ़ लो एंड इंटरव्यू में आप कंफर्टेबली ये बताओ कि हाँ मैंने इस पे काम किया है, अगर इस पे कर सकता हूँ तो मैं इस पे भी कर लूंगा। ऐसा कुछ है बिल्कुल। नहीं कि मतलब कोई रॉकेट साइंस है जो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो बहुत सारी चीजें तो कॉन्फिडेंस से ही आप डील कर सकते हो, बट हाँ वो खोखला कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। आपको आपके बिल्कुल। जो स्ट्रांग जोन है उसमें आप स्ट्रांग होने भी चाहिए। वो चीज आपको इंटरव्यू में प्रूव करनी पड़ेगी। खोखला ओके। कॉन्फिडेंस तो कभी भी, मतलब बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जो मतलब फेक इंटरव्यू एक्सपीरियंस लगाते हैं, और मतलब इतना बुरा चल रहा है इंडस्ट्री में। कई कई ट्रेनर्स भी ऐसे हैं जो क्या बोलते हैं कि आप ठीक है, आप मैकेनिकल मैकेनिकल बैकग्राउंड से हो, आपने 3 साल कुछ और काम किया, आपको मैं 3 साल का फेक एक्सपीरियंस बना के दे दे रहा हूँ, आप ये पढ़ लो और आराम से हो जाएगा, इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। तो इतना आसान नहीं है। सीधी सी बात है, ये इतना आसान नहीं है। जिस आदमी ने 3 साल जॉब करी है, जिस आदमी ने 3 साल उन चीजों पे मेहनत करी है, वो उसके कॉन्फिडेंस लेवल में, उसके नॉलेज लेवल में, और कोई बंदा फर्जी रेज्यूमे बना करके आ रहा है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। और कोई अच्छा इंटरव्यूअर अगर आएगा तो वो उसको 5 मिनट नहीं लगेंगे ये चीज पकड़ने में। ठीक है, तो बिल्कुल। इतना भी आसान नहीं है जितना कभी कभी लोग समझते हैं कि फेक एक्सपीरियंस है। और ये मुझे हैरानी इस बात की होती है कि जो सेल्सफोर्स के ट्रेनर्स हैं वो एक्चुअली ये चीज प्रमोट करते हैं कई,
कि अभी आपको इंटरव्यू कॉल नहीं आ रहा है तो आप फेक रेज्यूमे बनाओ ना, क्या दिक्कत है, बनाओ आप। और कोई कई लोग हम्म, तो ये प्रमोट करते हैं कि आप प्रॉक्सी इंटरव्यू ले लो, आप प्रॉक्सी इंटरव्यूअर की हेल्प से आप इंटरव्यू दे लो। तो बहुत सारी चीजें रहती हैं जो बहुत ही अनएथिकल है और आपको कहीं पे भी नहीं ले जाएंगे आपके करियर में, आप वहीं के वहीं खड़े रहोगे, दुनिया हम्म, आगे चलती चली जाएगी। तो ये सब करना बहुत ही बेवकूफी वाला काम है। ओके। मोहित, सबसे बड़ी चीज जो मेरे को लगता है कि आज के टाइम पे ये भी एक ट्रेंड चल रहा है कि हाउ टू जस्टिफाइड योर फेक एक्सपीरियंस। एक ये चीज बहुत ट्रेंड में चल रही है, तो इसके ऊपर तो आपने पूरा बता दिया है कि जो इंटरव्यूअर होता है उसको 5 मिनट में पता चल जाता है कि आपने कितना अपने इंटरव्यू अपने रिज्यूमे में लिखा है और उसके अकॉर्डिंग हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जिनका एक्सपीरियंस रियल है वो फिर भी लैग करते हैं। जैसे, इन ऑर्डर अब टू शोकेस कि मैंने अपने प्रोजेक्ट में काम कैसे किया, कि हाउ टू शोकेस योर प्रोजेक्ट। मेरा नेक्स्ट करेक्ट। क्वेश्चन यही आपसे रिलेटेड है कि अपने प्रोजेक्ट को शोकेस कैसे करना है। और जब आपने अगर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है विद रियल एक्सपीरियंस, मैं डिस्क्लेमर देके चल रहा हूँ कि विद रियल एक्सपीरियंस, जहां आपने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है, तो वो किस तरीके से बैलेंस भी किया जा सकता है। ये उन पर्सन के लिए क्वेश्चन है करेक्ट। जो एक्सपीरियंस इनको हो चुका है सेल्स फोर्स इंडस्ट्री। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें एक्सपीरियंस बहुत हो जाता है, लेट्स से मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया, बट वो 5 साल का एक्सपीरियंस सिर्फ एक कंपनी में था। तो उस यस। 5 साल में मैंने सिर्फ वो चीजें देखी जो उस कंपनी में होती थी, मुझे ये नहीं पता कि इस कंपनी के बाहर उस टेक्नोलॉजी में होता क्या है। तो ऐसे लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है जब वो बाहर निकलते हैं, जब वो इंटरव्यू हम्म, देते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि यार नहीं यार, मार्केट में तो ये भी चल रहा था, मेरी कंपनी में तो ये यूज होता ही नहीं था। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, जब मैं IBM पेटीएम में काम करता था, तो वहां पे बैचेस, ट्रिगर्स, सर्विस क्लाउड पे बहुत काम होता था और मुझे वो चीजें बहुत अच्छे से आती थी, मेरा एडमिन बहुत स्ट्रांग था। बट जब मैं मार्केट में गया, वहां पे लाइटनिंग चल रही थी, मेरे यहाँ लाइटनिंग यूज होती नहीं थी। ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है, 10 लोगों की टीम थी और इतना बड़ा प्रोजेक्ट था कि अगर हम उसको माइग्रेट करने लगे क्लासिक से लाइटनिंग में, तो पूरे 10 के 10 लोग लग जाएंगे। और ओके। रोज रोज का इतना ज्यादा वर्कलोड था कि वो पॉसिबल ही नहीं था। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्लासिक यूज होती थी। मैं मार्केट में गया तो वहां पे देखा कि सब लोग लाइटिंग ही पूछ रहे हैं, सब लोग बिल्कुल। और कंपोनेंट बनवा रहे हैं, ठीक है, सब लोग बड़े बड़े VF पेज बनवा रहे हैं, और मैं यहाँ पे सिर्फ ट्रिगर और बैच जानता था। तो ट्रिगर और बैच भी इंपॉर्टेंट थे, बट साथ में और भी चीजें थी। अब मुझे कम्युनिटी क्लाउड नहीं आता था, मुझे सेल्स क्लाउड ज्यादा नहीं आता था, बट बेसिक पता था। ठीक है, तो ये मैंने रियलाइज किया कि यार 3 साढ़े 3 साल के एक्सपीरियंस पे मेरा जितना स्किल सेट है वो कम है। मुझे अपने स्किल सेट को बढ़ाना होगा, मुझे और चीजें सीखनी होंगी, स्पेशली और कंपोनेंट सीखना होगा। हर एक टाइम पे मतलब कभी कोई सा भी टाइम ले लो आप, 2017-18 में और कंपोनेंट थे, 19-20 में हम्म, LWC आ गए, अभी भी LWC चल रहे हैं। तो बिल्कुल। एक टाइम होता है जिसमें वो एक टॉपिक बूम पर होता है। अभी बहुत ज्यादा पूछा जाता है प्लेटफॉर्म इवेंट्स एंड चेंज डेटा कैप्चर, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर बहुत पूछा जाता है 4-5 साल के एक्सपीरियंस में। तो हर एक एक्सपीरियंस लेवल पे एक टॉपिक होता है जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक होता है, जो आपको पता होना चाहिए। मतलब एक तरह से वो एक्स फैक्टर टॉपिक होता है, मैं इन्हें एक्स फैक्टर यस। टॉपिक बोलता हूँ। वो एक्स फैक्टर अगर आपके पास है तो आपकी जो 2-4 चीजों की कमी है ना, वो पूरी कर देता है वो एक्स फैक्टर टॉपिक। जैसे कि आज के टाइम में अगर आपको LWC आता है, ठीक हम्म, है, अगर आपने कम्युनिटी क्लाउड में काम नहीं भी किया है, अगर आपको CPQ नहीं भी आता है, तो अगर आपको LWC आता है ना, तो LWC के दम पे इंटरव्यू खींच दोगे। बट अगर ओके। आपको LWC नहीं आता है, कम्युनिटी क्लाउड आता है, तो आप हम्म, कम्युनिटी क्लाउड के दम पे इंटरव्यू नहीं खींच पाओगे, क्योंकि LWC ज्यादा जरूरी चीज है। वो एक तरह से मस्ट टू नो टॉपिक हो गया है। इसी हम्म, तरह से हर टाइम पे कुछ ना कुछ ऐसा टॉपिक होता है, आपको ये रियलाइज करना होगा कि कौन सा वो टॉपिक है जो मैं सीख लूं तो मैं मार्केट में मतलब टॉप पे पहुंच जाऊंगा। बिल्कुल। ठीक है, वो टॉपिक जो एक्सट्रैक्टर टॉपिक हो, वो टॉपिक जो मेरा इंटरव्यू खींचते हैं, वो हम्म, टॉपिक जिसमें मैं स्ट्रांग अगर बन जाऊं, तो मेरा जैसे इंटीग्रेशन हमेशा से ऐसा टॉपिक रहा है। अगर किसी का इंटीग्रेशन स्ट्रांग है ना, और वो मतलब हम्म, चौड़े होकर के इंटरव्यू में बोल सकता है कि हाँ मैंने इंटीग्रेशन पे काम किया, मैंने 100 पे काम किया है, अगर वो चौड़े होकर बोल रहा है ना, तो वो इंटरव्यू में राजा है। एक तरह से बिल्कुल। उसकी जो 2-4 कमियां है ना, वो ऐसे ही चली जाती हैं। तो 1-2 टॉपिक आपको ऐसे पकड़ने होंगे जो आपके ऐसे हों कि मार्केट में कम लोगों के पास हो, और हम्म, उनमें अगर आपने कमांड बना ली, तो ये समझ लो आप इंटरव्यू में राजा हो। 2-4 चीजें जो आप नहीं भी बता, और सबसे बड़ी बात है यार, हमें ये नहीं समझना है कि इंटरव्यू में सब कुछ हमें बताना है। इंटरव्यू में टिपिकल रेशियो ऐसा नहीं होता कि हमें 100% क्वेश्चन के आंसर देने हैं या 100% सही होंगे तभी हमारा सिलेक्शन होगा। टिपिकली 60% भी अगर आप अच्छे से बता पा रहे हो ना, तो हम्म, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हम मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यू में फेल इसलिए नहीं होते कि हम बता नहीं पाए, हम इंटरव्यू में फेल इसलिए होते हैं और उन टॉपिक्स की वजह से फेल होते हैं जो हमें आते तो थे बट हम बता नहीं पाए सही से। एग्जैक्टली। जो नहीं आते वो तो नहीं आते, जो नहीं आते हम्म, वो तो नहीं आते, उनका हम कुछ कर नहीं सकते, बट जो आते थे वो सही से नहीं बता पाए, वो तो फिर यार वर्स्ट केस हो गया। तो हम्म, हमें साथ साथ ये भी फोकस करना है कि जो हमें आता है उसको हम एक्सप्लेन कितने अच्छे से कर लें। सिंपल से ओके। एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं किसी से पूछूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोल एंड प्रोफाइल,
ठीक है, तो एक बंदा बोलेगा कि हाँ भाई, रोल इज रिलेटेड टू दी रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी एंड प्रोफाइल इज रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी। उसने एक लाइन में डेफिनेशन खत्म कर दी। और एक बंदा आया, उसने अच्छे से प्रॉपरली रोल और प्रोफाइल को बताया। रोल में उसने बताया ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी में शेयरिंग सेट्स आते हैं, मैनुअल शेयरिंग आती है, रोल हायरार्की ओके। आती है, एपेक्स बेस्ड शेयरिंग आती है। फिर उसने प्रोफाइल में बताया कि प्रोफाइल्स होते हैं, परमिशन सेट होते हैं। उसने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया। तो क्वेश्चन यही है, ठीक है, दोनों ने आंसर दिए, दोनों ने सही आंसर दिए, बट एक के आंसर ने एक्चुअल में इम्पैक्ट डाला और बिल्कुल। एक के आंसर ने एक लाइन में ही खत्म कर दिया। अब एक लाइन खत्म होने के बाद फिर इंटरव्यूअर खुद से पूछेगा, हम्म। तो आप उसको खुद मौका दे रहे हो। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये बताता हूँ कि अगर आपको कोई क्वेश्चन आपके स्ट्रॉन्ग जोन में मिला है, तो भाई हम्म। उससे मैक्सिमम नंबर लो ना। अगर 10 नंबर का एक क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में, तो एक लाइन में तो उसका आंसर नहीं लिखा जा सकता। बिल्कुल। आपको 10 नंबर अगर उस क्वेश्चन से चाहिए, तो आपको 10 लाइन तो लिखनी पड़ेगी कम से कम। हम्म। तो एटलीस्ट अगर कोई अच्छा क्वेश्चन मिला है जो आपके स्ट्रॉन्ग जोन में है, तो उससे एक्सट्रैक्ट तो करो मैक्सिमम वैल्यू। तो मेरा फोकस ये रहता है कि एक्सप्लेन अच्छे से करो जो आपको आता है। जो नहीं आता वो तो आप ऑब्वियसली नहीं कर पाओगे एक्सप्लेन। बिल्कुल। तो जो आता है उसी से मैक्सिमम वैल्यू लो। आपको अल्टीमेटली अपना स्कोर पॉजिटिव बनाना है, 33 से ओके। ज्यादा नंबर लाने हैं इंटरव्यू में, बस। जब हम मोहित इम्पैक्ट की बात करते हैं ना, तो इम्पैक्ट में सबसे बड़ा मेरा जो क्वेश्चन बनता है, जो हमारी कॉन्वर्सेशन जिस फॉर्म में अभी जा रही है रिसेशन प्रूफ की तरफ, हाउ टू क्रिएट एन इम्पैक्ट एज एन एम्प्लॉय इन योर ऑर्गेनाइजेशन, वो बहुत मैटर करता है। तो वो किस तरीके से कर सकते हैं आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग? करेक्ट। सी, एम्प्लॉयज अभी अगर कंपनी में इम्पैक्ट की बात आती है, तो बहुत जरूरी है कि हम ये सोचें कि कंपनी हमसे एक्सपेक्ट क्या कर रही है। एग्जैक्टली। और एज ए इम्पैक्टफुल एम्प्लॉय आपको वो सारी चीजें करनी है जो कंपनी आपसे एक्सपेक्ट कर रही है, ऑन एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपको वो एक्सीड करनी है। कुल मिलाकर के एक्सीड एक्सपेक्टेशन आपको रखनी है सो दैट सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करो कि आपसे एक्सपेक्टेड क्या है, और वो जो एक्सपेक्टेड है वो आपकी मतलब मिनिमम लेवल ऑफ डूइंग है कि ये आपको करना ही करना है, वो मतलब मीट एक्सपेक्टेशन है। देन आप वो आइडेंटिफाई करो और में जो आप एडिशनली प्रोवाइड कर सकते हो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। जैसे आपको लेट से 4-5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, तो आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो और में कि आप क्या इंप्रूव कर सकते हो, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस ला सकते हो। लेट से ओके। आपने देखा कि हाँ, ये ट्रिगर यहाँ पे बहुत नॉर्मली लिखे हुए हैं, मैं कोई ना कोई ट्रिगर फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। या ओके। टेस्टिंग यहाँ पे प्रॉपरली नहीं होती है, मैं कोई ना कोई टेस्ट सूट लाता हूँ या टेस्टिंग फ्रेमवर्क लाता हूँ, या टेस्ट के लिए मैं एक प्रोसेस डिफाइन करता हूँ। ओके। इम्पैक्टफुल चीजें वो होती हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो, जिससे चीजें स्ट्रीमलाइन हो, जिससे लोगों का टाइम बचे, जिससे वैल्यू ज्यादा प्रोवाइड हो। तो हमें वो चीजें आइडेंटिफाई करनी है जिससे हम लोग ज्यादा इम्पैक्ट डाल सके। एज अ ओके। सेल्सफोर्स डेवलपर या एज अ सेल्सफोर्स कंसल्टेंट, आपका फोकस इन्हीं सब चीजों में होना चाहिए जिससे आप ऑर्ग को और बेहतर बना सको। ऑर्ग के हेल्थ चेकअप करते रहो, ऑर्ग को मैनुअली देखते रहो कि हाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं ऑर्ग में। अगर आपके लेट से कोड में कोई हार्ड कोडेड चीजें हैं, तो आप उनकी लिस्ट बना सकते हो, उनको रिव्यू पे डाल सकते हो कि ये चीजें हमें इंप्रूव करनी है। या आप ओके। उठा सकते हो कि प्रोसेस बिल्डर एंड वर्कफ्लो को हमें फ्लो में माइग्रेट करना है, तो हमारा ये एक पूरा पूरा हम्म। प्रोजेक्ट हो सकता है। क्योंकि लेट से आपकी किसी ट्रांजेक्शन में बहुत ज्यादा टाइम लगता है या गवर्नर लिमिट्स आती हैं, तो आप ये कोशिश कर सकते हो कि इनको कैसे दूर किया जाए। ये सारी वो चीजें हैं जो आपसे कोई बोल नहीं रहा है, बट उसके बाद भी आप कर रहे हो क्योंकि आपको और का भला चाहिए, आपको ये और अच्छी चाहिए। आप एक अच्छे सेल्सफोर्स डेवलपर हो, आप गलत तरह से काम नहीं कर सकते हो। या फिर कोई गलत चीज अगर हो रही है, तो आप वहां पे उसको रोक सकते हो। आप बोल सकते हो कि नहीं सर, दिस इज रॉन्ग, मेरे को ऐसे नहीं करना, या हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। या आपकी टेस्ट क्लासेस लिखी हुई हैं जिनकी मतलब आपकी और कोई यही कोशिश करते हैं कि बस मिनिमम कवरेज पूरी रहे, तो आप वहां पे एक प्रैक्टिस ला सकते हो कि हमें 90% कवरेज रखनी है। ओके। तो इम्प्रूवमेंट आप करोगे ऑन टॉप ऑफ योर बेसिक थिंग जो आपको करनी ही करनी है, तो हम्म। इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है कंपनी पे। ओके। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट का, जहां मैं आपके एक्सपीरियंस के थ्रू बेस्ट टिप्स को जानना चाहता हूं, जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहते हैं, जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं या जो सेल्स फोर्स की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, या तो वो इंडिविजुअल, साथ के साथ वो जो एक सेल्स फोर्स में अपना एक सर्वाइवल मोड को एक पॉजिटिव इम्पैक्ट के थ्रू क्रिएट करना चाहते हैं। आपका स्पेशल मैसेज फॉर ऑल दोज इंडिविजुअल्स। ओके, ऑलराइट, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। सी, आज के टाइम में जो भी फ्रेशर भी सेल्सफोर्स में आ रहा है ना, उसके पास प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन की है ही नहीं, प्रॉब्लम बिल्कुल। रिसोर्स की है ही नहीं, क्योंकि रिसोर्स बहुत है। और प्रॉब्लम एक्चुअल ही यही है कि प्रॉब्लम कि बंदे के पास रिसोर्स बहुत है। तो रियल प्रॉब्लम वहां पे आती है कि क्या उसको फॉलो करना है, क्या उसको कंज्यूम करना है, क्योंकि इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है कि वो सारी तो कंज्यूम कर नहीं सकता। और अगर वो अच्छी इंफॉर्मेशन करेगा तो वो आगे जाएगा, नहीं करेगा तो वो वहीं पे लूप में स्टक होता रहेगा। चीजें सीखेगा भूलेगा, सीखेगा भूलेगा, हम्म। वो सीख नहीं पाएगा प्रॉपरली। तो आज ओके। के टाइम में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है अच्छा कंटेंट चूज करने में, अच्छा मेंटोर चूज करने में। फोकस यही पे रखो कि आप ऐसा मेंटोर चूज करो जो यहाँ पे मतलब
क्विक बक्स कमाने ना आया हो। सीधी सी बात बिल्कुल। है, एक अच्छा मेंटोर चूज करना बहुत जरूरी है आजकल के टाइम में, क्योंकि वो बात सही है कि आप खुद से भी सीखते हो चीजें, बट अगर आप दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना सीख जाओगे, दूसरों के फेलियर से सीखना सीख जाओगे, तो आप बहुत आगे जाओगे और आप जल्दी आगे जाओगे। ठीक है, ओके। हमने इस इंडस्ट्री में शॉर्टकट कोई नहीं है। किसी भी फ्रेशर का अगर कोई भी देख रहा है ये, तो शॉर्टकट कोई नहीं है, आपको मेहनत पूरी करनी पड़ेगी और बेसिक्स से करनी पड़ेगी। मैं बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज लेता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि उनको मतलब ऊपर की चीजें आती हैं, सेल्स क्लाउड, सर्विस क्लाउड सारा सीख गया, बट फंडामेंटल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में वो फेल हो जाते हैं। मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि व्हाट इज स्टैटिक मेथड, तो वो उसकी डेफिनेशन नहीं बता पाते। तो फंडामेंटल आपको स्ट्रांग रखना है, चाहे भले ही थोड़ा ज्यादा टाइम लगे, ज्यादा टाइम लगा लो, बट फंडामेंटल्स में आप ज्यादा टाइम लगाओ। अगर आपका फंडामेंटल स्ट्रांग है तो आप उसके ऊपर अच्छी बिल्डिंग बना सकते हो। बट अगर आपका फंडामेंटल वीक है, आप शॉर्टकट के चक्कर में पड़ रहे हो ना, तो हो सकता है आपकी जॉब जल्दी लग जाए, बट आपकी सीखने की जो स्किल होगी ना, वो उतनी अच्छी इंप्रूव नहीं होगी। तो आप फंडामेंटल पे ज्यादा फोकस करो और बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन के चक्कर में मत पड़ो। मैं मतलब सिंपल सा रखता हूँ, जब मुझे कोई चीज नहीं सीखनी होती है, अगर वो चीज सेल्सफोर्स में अवेलेबल है, सेल्सफोर्स ने उसको स्टैंडर्ड डेवलपर गाइड प्रोवाइड कर रखी है, सेल्सफोर्स की डेवलपर गाइड को फॉलो करो, अपने खुद के नोट्स बनाओ। खुद के नोट्स बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके खुद के नोट्स होंगे ना, इंटरव्यू के पहले आप रिवाइज करोगे ना, आप 5 मिनट 10 मिनट पूरी कॉपी पलटा सकते हो। बट बिल्कुल। अगर आपने वही ब्लॉग पढ़ने हैं ना, तो आप ब्लॉग ही पढ़ते रहोगे, पूरी रात लग जाएगी और रिवाइज कुछ नहीं हो पाएगा। खुद के बिल्कुल। नोट्स बनाने हैं, और स्पेशली जब आप ट्रिगर की प्रैक्टिस करते हो, तो आपको सबसे पहले ट्रिगर का लॉजिक कॉपी में पेन से लिखना है। जब तक आपके पास या आपके दिमाग में आपके पास वर्किंग लॉजिक नहीं है, आपको कोड लिखना स्टार्ट नहीं करना है। अगर आप डायरेक्टली कोड लिखने जाओगे ना, आप हमेशा हताश होगे, क्योंकि बिल्कुल। जब तक आपके माइंड में डायरेक्शन नहीं होगा कि करना क्या है, आप कोड लिखना स्टार्ट नहीं कर सकते। तो आप सबसे पहले, सबसे बेस्ट टेक्निक है, मेरे सीनियर ने भी मुझे बताई थी, उसके सीनियर ने भी उसे बताई थी, कुछ भी कोड लिखना है सबसे पहले कॉपी में लिखो पेन से, और उसके बाद कोड एडिटर में जाओ, उसके बाद कोड एडिटर में लिखना शुरू करो। आपके दिमाग में फ्लो चार्ट होना चाहिए कि आपको करना क्या है, उसके बाद आप बिल्कुल। स्टार्ट करो। ओके। एंड थैंक यू एंड सो कोई मच। भी शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ो। या थैंक यू। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच मोहित फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। मैं एक थोड़ा सा कंक्लूजन आज की पॉडकास्ट का बता सकता हूँ कि आज हमने सर्विस टू प्रोडक्ट के में कंपैरिजन को लेकर बात किया, 90 डेज के नॉट टेस्ट पीरियड के एक हॉट टॉपिक को उठाया, प्रोडक्शन लेवल में हॉट फिक्स की इंपॉर्टेंस को जाना, और एंड में ये जाना कि किस तरीके से आपको कोड लिखने से पहले अपने मन में लिखो, राइट कर लो, क्योंकि होता यही है ना कि थिंक ट्वाइस कोड वंस। So this is the right approach in order to survive in this beautiful ecosystem of Salesforce. एंड जो भी आपने पॉइंट्स बताए हैं, ये डेफिनेटली हेल्प करेंगे उन दो फ्रेशर्स को जिन्होंने सेल्सफोर्स के इकोसिस्टम में एंट्री करनी है, और साथ के साथ उन लोगों को भी जो सेल्सफोर्स के इकोसिस्टम में ऑलरेडी एसोसिएट है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन मोहित फॉर ज्वाइनिंग, इट रियली मींस अ लॉट। Thank you so much for this session, Gandharv. And I I mean, anybody who wants to talk to me can talk to him or me directly. I'll pick my LinkedIn ID as well as my phone number, श्योर। and you will get it in the description. And definitely feel free to talk to us and let us know if you what you feel about this. श्योर। Thank you थैंक so यू सो much. मच। Thank you थैंक for यू। this video.